नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का हल कराया जा चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और दोस्तों, आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 का जो एग्जाम होना है वो अप्रैल 2023 में संभावित है। तो अप्रैल 2023 में परीक्षा जो है संभव हो सकता है। तो आपको पता होगा, जैसा कि सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि दो पेपर मतलब एक ही पेपर में दो पार्ट होता है। तो पार्ट वन में आपका जीएस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आज 11वां प्रैक्टिस सेट है ये। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कारपेट सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित होता है? चार विकल्प दिया गया, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो कारपेट सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच यह सैन्य अभ्यास जो है संपन्न होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और कारपेट सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ अभी हाल ही में। यह भारत बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह शुरू किया गया था 2019 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य था कि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो यह योजना शुरू की गई थी 2019 में। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो इसके अन्वेषक मसानोबू फुकुओका, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबू फुकुओका हैं, और वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए इनका संबंध किस देश से, तो जापान से। और यहाँ पे जो दिया गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो ये जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो किन्हें जाना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरणीय इसमें आपका रबर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो विकल्प में जो दिया गया उसमें रबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो यह आयोजित किया गया था क्योटो में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ था। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चार विकल्प है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है मनाली में। तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है यह, ना कि मनाली में। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये भी जो है आपका गलत है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में यह स्थित है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है, तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दिया गया यहाँ पे जबलपुर। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है यह, ना कि जबलपुर में। तो सही सुमेलित है कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका, मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो ये नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछे फावंग फुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मिजोरम में है यह, और ये म्यांमार की सीमा व चीन की पहाड़ियों के निकट यह स्थित है। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नीला पर्वत उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि देखा जाए तो 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ दिया गया आचार्य और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत दिया गया है। तो लकुलिस का जो सिद्धांत था वह है पाशुपत। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। नागार्जुन का सिद्धांत है शून्यवाद। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। भद्रबाहु का है जैन। सी का हो जाएगा चौथा। और गोशाल का हो जाएगा आजीवक। इनका पूरा नाम है मक्खली गोशाल। तो इनका संबंध हो जाएगा आजीवक सिद्धांत से। तो डी का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 3 2 4 1 आप देख सकते हैं कि बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें का जो सही विकल्प होगा ये ऑप्शन, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये इस अधिकार के अंतर्गत जो है नहीं आएगा। अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। और साथ ही अनुच्छेद 19(3) में दिया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि जो है बनाने की राज्य को शान जो ये शक्ति दी गई है। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये ऑप्शन दिया गया घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी शांति पूर्वक इकट्ठा होना ये आ जाएगा। एकत्रित जनता को जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो बाकी सभी सही है यहाँ पे। लेकिन कौन सा पूछा गया इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 50 के करीब होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखा जाए तो लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम जो है वह 198 के तहत कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो यह यहाँ पे यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, तो दोनों ही सही होगा। यानी कि सी विकल्प ए तथा बी दोनों। यदि बात करें संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की, तो अनुच्छेद 315 में इसका जो है गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 315(2) के तहत दिया गया कि यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, चाहे वह उच्च सदन हो या निम्न सदन, पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध भी कर सकती है। तो सी विकल्प सही होगा, ए तथा बी दोनों। अनुच्छेद याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो यह शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। तो इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2014 में। संगम योजना का उद्देश्य है, तो यह विकलांगों की सहायता से संबंधित है। संगम योजना, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये शुरू कब किया गया था संगम योजना,
तो 15 अगस्त 1996 में शुरू किया गया था संगम योजना। और प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो यह है मणिपुर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में जो है करने का निर्णय लिया गया। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए? तो ये है कोठारी आयोग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोठारी आयोग के बारे में पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया था कि जुलाई 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और कुठारी शिक्षा आयोग ने जो है शिक्षा तथा अनुसंधान को देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास तथा प्रगति हेतु निर्णायक माना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कुठारी आयोग की अनुशंसा ने की, इस आयोग के गठन के बाद जो आयोग ने अनुशंसा की जिसमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि और कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो जो है कुठारी शिक्षा आयोग का गठन कुछ है 1964। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में दिया गया है गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। दूसरा कथन है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय है। तो उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन तो सही है किंतु कथन दो जो है वह आपका सही नहीं है। गुणात्मक शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल होता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है। और गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शामिल करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। तो कथन एक तो आपका सही है और कथन दो सही नहीं है, क्योंकि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग संभव है और वांछनीय भी है। तो इस तरह देखा जाए कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है। तो आपका सही उत्तर सी विकल्प यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और घरों में चूल्हा तक नहीं जला। लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला और सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। तो वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था और लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां भी बांधी थी और यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ई विकल्प सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थी? तो स्वराज पार्टी का गठन आपको पता ही होगा कि 1923 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो प्रयागराज में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना सियादास यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पूछा गया स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह है आपका चंद्रमा पर।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम मानव चंद्रयान अपोलो 11 जो है उतरा हुआ था, और जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा के तल पर जो है वो अपने पैर रखे थे। तो यहाँ पे पूछा गया सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट ये बीना नदी पर अवस्थित है, न कि नर्मदा नदी पर। तो बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर ही हैं। तो भालकुंड जो है ये बीना नदी पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। तो यह कहलाएगा आपका प्रयोगात्मक पद्धति। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है, तो यह विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव तो परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता और वैधता दोनों है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की अन्य विशेषताएं, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण से निष्पक्ष और आसानी से स्कोर किया जाता है और निबंध परीक्षण की तुलना में जवाब देने में कम समय लगता है इसमें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो निजी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का प्रेषक यानी कि सेंडर और उस डॉक्यूमेंट को अपनी निजी कुंजी के द्वारा कूट यानी कि कोड रूप देता या फिर जो इनक्रप्ट जो करता है, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। और दस्तावेज को प्राप्त करने वाला उस हस्ताक्षर को पब्लिक कुंजी से डिकोड या जो है डिक्रिप्ट कर उसकी वैधता का जो है परीक्षण करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निजी कुंजी का। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं एक बाइट में। और जो है एक किलो बाइट में, एक किलो बाइट में कितने, एक किलो बाइट में जो है 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट होता है एक किलो बाइट में। और वहीं पे एक मेगा बाइट यदि देखा जाए यानी कि एक एमबी, तो एक एमबी बराबर होता है 1024 किलो बाइट के। और वहीं पे देखा जाए एक जीबी किसके बराबर होता है? तो एक जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 एमबी के। और वहीं पे ये देखा जाए आपका एक जीबी हो गया, और जीबी के बाद एक टीबी यानी कि 1 टीबी। 1 टीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 है आपका जीबी के बराबर होता है 1 टीबी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो है कंप्यूटर से कि एक एमबी किसके बराबर होता है? तो 1024 किलो बाइट की। एक केबी किसके बराबर होगा? तो 1024 बाइट के बराबर होगा। एक टीबी यानी कि 1 टेराबाइट तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। और एक जीबी 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका एक बाइट किसका बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का यानी कि 8 बिट का जो है बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन, आपसे पूछा गया सत्य कथन कौन सा है? तो सी ऑप्शन जो दिया है कि आपका ईमेल पता आपके आईएसपी की होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके पहले @ चिन्ह है, और उसके पहले आपके खाते का नाम है। तो बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जून 2022 को कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है?
तो किया गया उधमपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उधमपुर कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है उधमपुर, जहाँ पे भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने जो है पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले यानी कि 24वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न है, सिम एस आई एम का पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, OMR का तात्पर्य है। तो OMR का भी फुल फॉर्म पूछा गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, दोनों होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। OMR दोनों जो है, यदि ऑप्शन में रहे आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर तो सही हो जाएगा, या जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में एक ही है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके तहत जो OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। जैसे आप जो पेपर देते हैं OMR शीट, तो इसी के द्वारा जो है इसे जांचा जाता है, OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ही। तो दोस्तों ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS यानी कि सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट जो है कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।